ड्रामा की स्टार्टिंग में एक सिटी को दिखाया जाता है जहां दूर एक जगह पर एक्सकवेशन वर्क चल रहा होता है। एक्सकवेशन के दौरान वहां एक स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर वहां का स्टाफ डर जाता है। और फिर क्या, कुछ ही घंटों में यह न्यूज पूरे साउथ कोरिया में फैल जाती है। सोर्सेज के अनुसार उस स्केलेटन को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा होता है। उस स्केलेटन के पास कुछ और चीजें भी मिलती हैं और स्टेशन पर खड़ा एक आदमी उस वॉच को देखकर काफी स्ट्रेंजली रिएक्ट करता है। और अब हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक क्लासिक कार आती है। हर कोई उस कार की तरफ देखता है, सब रास्ता बनाते हैं और मेल लीड ड्राइव करके चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो अपनी कार सेल कर देता है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर वो हॉस्पिटल की एक नर्स को कोल्ड ड्रिंक भी देता है। नर्स कहती है, तुम हर बार यहाँ आते हो, तुम्हारे बिल्स भी कंप्लीट हैं, लेकिन तुम पेशेंट से कभी नहीं मिलते। हर बार की तरह वो फिर से एक्सक्यूज बनाता है और कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तभी इमरजेंसी रूम से सायरन बजने लगता है और अनफॉर्चुनेटली इस बार उसे अपने पेशेंट के पास जाना पड़ता है। पेशेंट को देखने के बाद एक बार फिर उसकी ओल्ड मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है। पेशेंट की आवाज सुनाई देती है और वो क्या कहना चाहती है ये सुनने के लिए वो उसके पास जाता है। वो अपनी आंखें हल्की सी खोलती है और कहती है, घर, मुझे घर जाना है। वो कहता है, नेक्स्ट टाइम। वो ट्रेन में बैठता है और अपने सोल्जर फ्रेंड को एक लेटर लिखता है, लेकिन इस लेटर में वो अपना नाम रिवील करता है, ही ताई। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी उस मिस्टेक को कैसे फिक्स कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इस लेटर का आंसर जरूर चाहिए। फिर ही ताई हॉस्पिटल में आता है जहां एक रिच आदमी पहुंचता है। वो एक नर्स का कॉलर पकड़ता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन वो आदमी बहुत रिच होता है, इसलिए डॉक्टर उसे अपोलोजाइज करने के लिए कहता है। लेकिन वो नर्स अपोलोजाइज नहीं करती, बल्कि डॉक्टर को उल्टा जवाब देती है। जब वो आदमी ओवर रिएक्ट करता है तो नर्स उसका प्रेशर पॉइंट दबा देती है और उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। डॉक्टर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो नर्स डॉक्टर की आंखों में देखकर कहती है, ये सेल्फ डिफेंस था, वैसे भी आप मेरी हेल्प नहीं करने वाले थे। जब म्योंग ही हॉस्टल में आती है तो उसकी रूममेट उसे एक लेटर देती है। उसका अब्रॉड में स्टडी करने का ड्रीम सच हो गया होता है। वो अपने डैड को बताती है और डैड भी म्योंग ही के लिए बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप भी अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो भी करना है वो इसी मंथ के अंदर करना होगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। म्योंग ही अपनी स्टडीज के लिए पैसे अरेंज करने में बिजी होती है। वहीं ही ताई अपने डैड से मिलता है और कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और बदले में मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। सो रियूंग और उसके फ्रेंड्स को प्रोटेस्ट करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। सो रियून एक रिच फैमिली से होती है, इसलिए उसे बेल मिल जाती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के बिना नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है। उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। वो अपने डैड की कंडीशन मान लेती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को जेल से बाहर निकालना चाहती थी। फिर म्योंग ही उसके घर आती है। उसे पैसों की जरूरत थी और सो रियून के माइंड में एक आइडिया आता है। वो कहती है, तुम मेरी जगह उस ब्लाइंड डेट पर जाओ जो मेरे डैड ने फिक्स की है और बदले में मैं तुम्हारे प्लेन टिकट का अरेंज कर दूंगी। म्योंग ही पूरी रात इस बारे में सोचती है और नेक्स्ट डे वो सो रियून के घर पहुंचती है जहां वो अपना फुल मेकअप करती है। ही ते भी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है जहां एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वहां बहुत लोग जमा होते हैं। तभी म्योंग ही वहां आती है और उस बच्चे को ट्रीट करती है, जिससे बच्चे को होश आ जाता है। ही ताई उसे देखकर सोचता है, मैंने इस लड़की को देखा है, लेकिन कहां? और तभी उसे याद आता है, ये वही नर्स है जिससे वो उस दिन हॉस्पिटल में मिला था। नेक्स्ट मोमेंट वो उसके सामने होती है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं सूर्यून हूँ। ही ताई वेटर से कहता है, मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। और फिर म्योंग ही मेन्यू उठाती है। उसे अपनी फ्रेंड की बताई वो सारी बातें याद आती हैं जो ब्लाइंड डेट पर उसे रिजेक्ट करवाने में हेल्प करती। फर्स्ट पॉइंट ये था, मेन्यू देखो लेकिन हमेशा बियर ऑर्डर करो, इसलिए वो बियर ऑर्डर करती है। हीते कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है। तो वो कहती है, हाँ, इसके बिना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तभी टेबल पर ड्रिंक आ जाती है और म्योंग ही उसे बहुत मजे से पीती है। हीते कहता है, काफी टेस्टी लग रही है, मैं भी ट्राई करूंगा। और वो पूरी बॉटल उठा लेता है। म्योंग ही की ट्रिक फेल हो जाती है। फिर वो सेकंड मेथड ट्राई करती है जैसा उसकी फ्रेंड ने उसे समझाया था। एक मॉडर्न वुमन की तरह एक्ट करो। वो जल्दी से कहती है, क्या तुम इस डेट पर एक वाइफ ढूंढने आए हो? ही ताई कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम हस्बैंड ढूंढने नहीं आई? वो कहती है, हाँ लेकिन मैं बहुत पिकी वुमन हूँ, मैं ऐसे ही किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाऊंगी। हीते कहता है, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी और मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी पिकी हो जितना मैंने सोचा था। फिर वो हीते से कहती है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तो हीते पूछता है, अभी? म्योंग ही कहती है, हाँ, मैं दिन में एक बार शॉपिंग करती हूँ, ये मेरी लाइफ का रूल है। शॉप में जाने के बाद वो कहती है, ओ नो हीते, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गई। वो कहता है, पैसों की वरी मत करो, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। वो एक के बाद एक आइटम्स देखती है लेकिन फिर भी कोई महंगी चीज पिक नहीं कर पाती। जैसे ही वो प्राइस टैग देखती है, आइटम वापस रख देती है। एंड में वो क्या बाय करती है? एक पासपोर्ट केस। हीते कहता है, क्या तुम्हें इसी की जरूरत थी? वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे इन्हें कलेक्ट करना पसंद है
और यूजलेस चीजें बाय करना भी। फिर हीते उसे टैक्सी में बिठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। वो कहती है, मैं अकेले जा सकती हूँ, लेकिन हीते कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें सेफली घर ड्रॉप करने को कहा था। दोनों टैक्सी में बहुत बातें करते हैं और कॉन्वर्सेशन के बीच उसका घर आ जाता है। हीते उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है, जब तुम नेक्स्ट डेट पर आओ तो इसे पहनना। वो शॉक हो जाती है और कहती है, नेक्स्ट डेट? हीते कहता है, हाँ, हमें 3 डेट्स करनी है ना। तभी सूर्यून का ब्रदर सामने से अटैक दिखाई देता है। वो जल्दी से ही ताई को कार में बिठाती है और बाय कहती है। दोनों एक साथ घर में एंटर करते हैं। सूर्यून का ब्रदर उससे, तुम्हें आज डेट पर नहीं जाना था, लेकिन म्योंग ही को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो डेट पर गई थी। वे दोनों टॉपिक डाइवर्ट करते हैं और रूम में चले जाते हैं। वो सूर्यून से कहती है, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था, फिर भी वो नेक्स्ट डेट के लिए एग्री हो गया। सूर्यून कहती है, उसने ये दिया है। और जब वे बॉक्स खोलती हैं तो उसमें से शूज का एक पेयर निकलता है जो म्योंग ही को फिट भी आता है। सूर्यून कहती है, ये मुझे काफी स्ट्रेंज लग रहा है। म्योंग ही सैड होकर कहती है, इन सबको छोड़ो, हम ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेरा ड्रीम बनकर रह जाएगा। सूर्यून कहती है, तुम वरी मत करो, मैं तुम्हारी स्टडीज का अरेंज कर दूंगी, चलो अब अपनी नेक्स्ट डेट की प्रिपरेशन करो। हीते के डैड उससे डेट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, हमारी फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारी मैरिज पर डिपेंड करता है, उस लड़की को हैंडल करना ईजी नहीं होगा। हीते अपने डैड को गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। बेड पर लेटे हुए वो सुबह के सारे इवेंट्स याद करता है। यहाँ म्योंग ही भी हीते के दिए हुए शूज को देखती है। उसके साथ डेट पे जाकर उसे इतना समझ आ गया था कि वो बैड बॉय टाइप का नहीं है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को उन शूज की तरह ही साइड में रख देती है। नेक्स्ट डे हीते कुछ लोगों से मिलता है जो उसे एक लड़की का एड्रेस देते हैं। जब वो वहां से निकल रहा होता है तो रास्ते में उसे म्योंग ही मिलती है। वो अपने ख्यालों में खोई होती है और सामने से आ रही बाइक को नहीं देख पाती। हीताई उसे बचाता है। वो कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? हीताई कहता है, ये एक बस स्टॉप है, मैं भी यहाँ बस लेने आया था। वो बस उससे नेक्स्ट डेट के बारे में पूछने वाला होता है कि म्योंग ही बस में बैठ जाती है। हीताई भी बस में चढ़ जाता है और फिर पूछता है, तो नेक्स्ट डेट? बस रुकी रहती है। फाइनली कंडक्टर भी कहता है, हे जल्दी बताओ वरना सब लेट हो जाएंगे। म्योंग ही हाँ कहती है, लेकिन उसे कोई जगह याद नहीं आती। फिर कंडक्टर एक जगह का नाम सजेस्ट करता है और बस ऐसे ही उनकी नेक्स्ट डेट फिक्स हो जाती है। फिर हीताई उस एड्रेस पर जाता है जो उसे उन लोगों से मिला था। वो उस लड़की की फैमिली से मिलता है जिसके ट्रीटमेंट का बिल वो सालों से पे कर रहा होता है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें उस लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है क्योंकि वे काफी गरीब होते हैं। सूर्यून के डैड उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे उन हुलीगन फ्रेंड्स को भी आजाद करवा दिया है। सूर्यून बहुत खुश हो जाती है और उनसे मिलने जाती है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। वे सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक रिच फैमिली से होती है और उनके ग्रुप में होने के बावजूद वो उनसे अलग होती है। नेक्स्ट सीन में म्योंग ही ताई के साथ डेट पर होती है। वो उससे कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं फ्री फील करता हूँ। तुम्हारे साथ हंसकर ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की थकान दूर हो गई हो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। म्योंग ही अपने दिल में कहती है, हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आखिर मैं इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी जो हूँ। तभी वहां उसके हॉस्पिटल में काम करने वाला एक लड़का आ जाता है। म्योंग ही मेन्यू से अपना फेस हाइड करने लगती है। हीते समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़का जाकर पास वाली टेबल पर बैठ जाता है और म्योंग ही के बारे में सब बुरी बातें कहने लगता है। जब बात बढ़ जाती है तो हीते अपनी टेबल से उठता है और उस लड़के पर ड्रिंक गिरा देता है। वो उठता है और म्योंग ही की तरफ देखता है। म्योंग ही गुस्से में वहां से चली जाती है। हीताई म्योंग ही के पीछे जाता है। वो बहुत अपसेट होती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके एंकल में स्प्रेन आ जाता है। वो खुद से उठने की ट्राई करती है, लेकिन हीते उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है। वो कहता है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। म्योंग ही कहती है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। हीते उसे बाहर एक बेंच पर बिठाता है और पेन रिलीफ मेडिसिन लगाता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान वो कहता है, हम नेक्स्ट वीकेंड से पहले मिलेंगे। म्योंग ही पूछती है, क्या तुम्हारे डैड तुम्हें मुझसे मिलने के लिए फोर्स कर रहे हैं? क्या इसलिए कि मैं चंगवा इंडस्ट्रियल की बेटी हूँ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो कहता है, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें होटल में पहली बार नहीं देखा था। मैंने तुम्हें होटल के बाहर उस एक्सीडेंट में इंजर्ड बच्चे को बचाते हुए भी देखा था, और फिर जब तुम मेरे सामने आई मेरी डेट बनकर, और इसके लिए तुम्हें सूर्यून होने की जरूरत नहीं है और ना ही चंगवा इंडस्ट्रियल की बेटी होने की। अगर तुम मीना, तीना या रीना कोई भी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों वहां बहुत मजाक करते हैं और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ घर पर बैठी सूर्यूं हिते को बहुत कोस रही होती है। तभी म्योंग ही उसके कपड़े रिटर्न करने आती है। सूर्यूं उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है। म्योंग ही कहती है, हम जल्द ही नेक्स्ट डेट के लिए मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे झूठ बोलते हुए बहुत स्ट्रेंज फील होता है। सूर्यूं बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार मिलने को कहा था। हमने सोचा था कि ये गेम एक ही मीटिंग में खत्म हो जाएगा। तुम वरी मत करो, मैं तुम्हें फिर भी पैसे दूंगी। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तभी नीचे से आवाज आती है, सूर्यों 1 मिनट के लिए नीचे आना। जैसे ही दोनों नीचे आती हैं, हीते वहां बैठा होता है। सूर्यों के डैड कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। हीते खुद ने लेकर आया है। हीते के डैड ने उसे सूर्यों के डैड को बर्थडे विश करने के लिए भेजा था। उसे पता था कि वो जिससे मिल रहा था वो सूर्यों नहीं थी और आज उसका सामना सूर्यों से होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह से होगा। सूर्यों उसके लिए अननोन नहीं थी। हीते ने उसे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ प्रोटेस्ट करते हुए देखा था। जब म्योंग ही देखती है कि अब सब कुछ रिवील हो गया है तो वो जाने लगती है। तभी सूर्यों के डैड उसे रोक लेते हैं।
और फिर सूर्यून का ब्रदर भी आ जाता है और कहता है, थोड़ा वेट करो, मैं केक लाया हूँ, केक कट होने के बाद ही जाना। ये कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो ही ताई को पसंद नहीं आता। वो तुरंत इंट्रोडक्शन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। क्योंकि उसके एक हाथ में केक था, उसे वही हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। सब मिलकर सूर्यून के डैड का केक कट करते हैं और फिर टेबल पर कन्वर्सेशंस स्टार्ट होती हैं। सूर्यून का ब्रदर हीते से पूछता है, वैसे तुम्हें मेरी सिस्टर में क्या अच्छा लगा? हीते उनकी पहली मीटिंग याद करता है, जो एक फ्रेंड के थ्रू हुई थी। वो कहता है, हमारी पहली मीटिंग में सूर्यून ने मुझ पर बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन छोड़ा था। फिर सूर्यून अंदर चली जाती है। फिर ही ताई सूर्यून से अकेले मिलता है तो वो उससे कहती है, तुम्हारा यहाँ आने का पर्पस क्या है? वो कहता है, मैं तुम्हारा ड्रामा देखने आया था। वैसे मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हारा प्लान और पर्पस क्या है? सूर्यून साफ साफ कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है, अगर ऐसा है तो अपने पेरेंट्स को मना कर दो, वरना मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। सूर्यून कहती है, हाँ जाओ और उन्हें बता दो। वो कहता है, मैं इन सब में म्योंग ही को नहीं लाना चाहता। सूर्यून पूछती है, इन सब में म्योंग ही कहाँ से आ गई? ही ताई कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ। वो शौक में पूछती है, क्या तुम म्योंग ही को पसंद करते हो? वो कहता है, हाँ मैं म्योंग ही को पसंद करता हूँ। वो उस पर भड़क जाती है और कहती है, म्योंग ही के मन में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वैसे भी वो इन सब के लिए इसलिए एग्री हुई क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वहां से निकलते हुए वो सूर्यून के डैड को थैंक यू कहता है और जाने की परमिशन मांगता है। वो अपने बेटे से कहते हैं, हीते पहली बार हमारे घर आया है, हम उसे खाली हाथ नहीं भेज सकते। दोनों कुछ लाने अंदर जाते हैं। ही ताई म्योंग ही से कहता है, क्या तुम ठीक हो? सच कहूं तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी, स्पेशली इस तरह। वो हिम्मत जुटाकर उससे कुछ कहने जाती है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाए, हीते उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की ट्राई करती है। हीते उसके हाथ में एक नोट रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि म्योंग ही हीते का नोट खोलती है, जिसमें उनकी मीटिंग की प्लेस और टाइम लिखे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ही ताई म्योंग ही का वेट कर रहा होता है। म्योंग ही के लैंडलॉर्ड की डॉटर भी कैफे में होती है, जो फुल ऑन मेकअप में होती है। जब उसकी नजरें ही ताई पर पड़ती हैं तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है, देखो वहाँ कितना हैंडसम बॉय बैठा है, मैं जल्दी से टचअप करके आती हूँ। थोड़े टाइम बाद म्योंग ही भी वहां पहुंच जाती है। वो काफी स्ट्रेस्ड होती है और हीते से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कहता है, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना सॉन्ग प्ले करूंगा? वो कहती है, रियली? तुमने मुझे यहाँ मेरे लिए अपना सॉन्ग प्ले करने के लिए बुलाया है? हीते कहता है, हाँ, तो तुमने क्या सोचा था? तुम यहाँ क्या सोच कर आई थी? म्योंग ही कहती है, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आई थी, तुम्हें धोखा देने के लिए। ही ताई कहता है, तुमने मुझे किसी भी तरह से धोखा नहीं दिया है और तुम्हें अपोलोजाइज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है, अगर तुम्हें स्टार्ट से सब कुछ पता था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? हीते कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलती और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। म्योंग ही कहती है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो और ना ही मैं चेंगुआ इंडस्ट्रीज की डॉटर हूँ। हीते स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम एक नर्स हो। हीते भी अपने बारे में बताता है, मेरे हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। मेरी मॉम एक नाइट क्लब में सिंग करती थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि हमें अपने पास्ट को थैंक यू कहना चाहिए। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं, स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग पीपल। म्योंग ही उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके लैंडलॉर्ड की डॉटर हीते पर हिट ऑन करने वहां आ जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में उन तीनों को बस स्टॉप पर दिखाया जाता है। हीते उस लड़की से उसका एड्रेस अपने हाथों पर लिखवाता है। तभी बस आ जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूर्यून का ब्रदर म्योंग ही को बताता है, सूर्यून की वेडिंग जल्दी हो सकती है। म्योंग ही कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो कहता है, क्या सूर्यून ने तुम्हें नहीं बताया? फैमिली में बातें चल रही हैं कि उसकी वेडिंग अब जल्दी होगी। आगे हम देखते हैं जब म्योंग ही अपनी शिफ्ट फिनिश करके घर जा रही होती है तो वो ही ताई को बाहर खड़ा देखती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। लेकिन म्योंग ही का फेस काफी सैड होता है। हीते समझ जाता है और कहता है, क्या अब तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे फिर कभी ना मिलूं? म्योंग ही कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी वेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय तुम दोनों इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, स्पेशली तुम, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत हो। हीते कहता है, हम दोनों को भूल जाओ, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे बताओ कि तुम क्या फील करती हो, मैं सब कुछ इजी बना दूंगा। म्योंग ही उसे बताती है, मैं स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही हूँ और मैं वहां से कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें कल ही ये बताना चाहती थी कि मैं नेक्स्ट मंथ जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ डेट पर इसलिए भी गई थी क्योंकि मेरे पास प्लेन टिकट के लिए पैसे नहीं थे। ये सुनकर हिदाई का फेस उतर जाता है। म्योंग ही कहती है, बस जो भी है हमें इसे आज ही एंड कर देना चाहिए ताकि सिर्फ गुड मेमोरीज ही बाकी रहें। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, म्योंग ही उसका हाथ पकड़ती है और गुड बाय कह देती है। नेक्स्ट सीन में हिताई सूर्यून को समझाता है, तुम्हें खुद को उन चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जिनकी तुम्हें आदत नहीं है।
बेहतर होगा कि तुम सबको सच बता दो। अगर तुम इस झूठ को और आगे खींचोगी तो बाद में ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। सूर्योन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं भी वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में म्योंगी देखती है उसके घर में काफी कमोशन होता है। उसके लैंडलॉर्ड की डॉटर पहली बार क्लीनिंग कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। डोर ओपन करने पर वहां हीते होता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? हीते अंदर आने की ट्राई करता है लेकिन म्योंगी उसे बिल्कुल अंदर नहीं आने देती। वे दोनों आगे पीछे हो रहे होते हैं, तभी अचानक दोनों गिर जाते हैं और हीते के सारे क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं। म्योंगी के लैंडलॉर्ड और उसकी डॉटर भी वहां आ जाते हैं। वे म्योंगी से कहते हैं, तुमने क्या किया? ये मेरी डॉटर का ट्यूटर है। उसके बाद उसकी टीचिंग ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। म्योंगी बीच बीच में उन्हें फूड सर्व करती है। हीते रात में उनके साथ डिनर भी करता है, जहां लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रंक होकर वहीं पास आउट हो जाता है। वहां ही ताई भी थोड़ी ड्रिंक करता है और उसके बाद रात में उसे होश आता है। वो गिटार उठाता है और बाहर जाकर उसे प्ले करता है। गिटार का साउंड सुनकर म्योंगी भी वहां आ जाती है। हिताई म्योंगी से कहता है, क्या तुम कुछ देर यहाँ बैठ सकती हो? फिर वो उससे अपोलोजाइज करता है। वो कहता है, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ट्रबल हो रही है ना? जब से तुमने अब्रॉड जाने की बात कही है मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मेरा लव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हीते उसके लिए गिटार भी प्ले करता है। इस मूनलिट नाइट में वे दोनों कुछ पीसफुल मोमेंट स्पेंड करते हैं और अपनी मीटिंग्स को याद करते हैं। हीते उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ये रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहोगी? म्योंगी कहती है, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। हीते अपने ड्रीम में बहुत स्ट्रेंज चीजें देखता है, जिसे देखकर वो चौंक कर उठ जाता है और म्योंगी को ढूंढने लगता है। वहां लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि म्योंगी पहले ही हॉस्पिटल जा चुकी है। आगे हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसके साथ बाकी सोल्जर्स काफी रूडली बिहेव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिताई अपनी स्टूडेंट से म्योंगी की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछ रहा होता है। ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद हीते म्योंगी को रूम से बाहर बुलाने के लिए बार बार खांसता है और पूछता है, देखो मैं अभी बिल्कुल ड्रंक नहीं हूँ। म्योंगी उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें अब जाना चाहिए। हीते कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे आज भी आंसर नहीं दोगी? वो भी इरिटेट हो जाता है और कहता है, क्या तुम कल आंसर दोगी? म्योंगी कहती है, मुझे कल कहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में म्योंगी और हीते बस स्टॉप पर मिलते हैं। हीते नहीं जानता कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो म्योंगी को वो सारी चीजें लिस्ट करता है जो उसने अपने बैग में पैक की थी। म्योंगी हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम शायद ये सोच रहे हो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं? फिर म्योंगी उसे एक चर्च में ले जाती है जहां ऑर्फन्स रहते हैं। वो बच्चों का हेल्थ चेकअप करने के लिए हर 1 या 2 मंथ्स में वहां आती है। म्योंगी हीते से हेल्प करने के लिए भी कहती है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन म्योंगी की रिक्वेस्ट पर एग्री हो जाता है। हीते म्योंगी को बताता है, जब वो मेडिसिन स्टडी कर रहा था तब उसका एक फ्रेंड था जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में काम करता था और इंजर्ड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए हीते के पास लाता था। एक दिन वो एक बहुत सीरियस पेशेंट को उसके पास लेकर आया और रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, बस इसे बचा लो, चाहे जो भी हो। हीते कुछ मेडिसिन ऑर्डर करता है जिन्हें लेने वो बाहर जाता है और उसके बाद कभी वापस नहीं आता। वो पेशेंट वही लड़की होती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो आज भी पे कर रहा होता है। चर्च तक की उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होती है। एक दूसरे का हाथ पकड़े वे वहां से निकल जाते हैं। सूर्यून के डैड उससे हीते से शादी करने के बारे में बात करते हैं। वो गुस्से में कहती है, मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। उसके डैड कहते हैं, वो लोग हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। जब म्योंगी का ब्रदर कैंप में वापस आता है तो सब बच्चे उसके डैड का मजाक उड़ाते हैं। तभी हीताई का ब्रदर उस बच्चे को पंच मार देता है, क्योंकि वे बच्चे म्योंगी के ब्रदर को उसी तरह टीज करते हैं जैसे लोग उसकी मॉम को मिस्ट्रेस कहकर टीज करते थे। यहाँ सूर्यून और हीताई मिलते हैं। वो उससे कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सीधे पॉइंट पर आओ। सूर्यून कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझे जल्द से जल्द एंगेजमेंट के लिए हाँ कहने की धमकी दी है। इसके अलावा तुम्हारे डैड मेरे डैड के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। हीते कहता है, ठीक है, तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। सूर्यून कहती है, फिर मेरे डैड के बिजनेस का क्या होगा? हीते कहता है, मुझे ब्लेम करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सबको सच बता दो। फिर हीते म्योंगी के लिए कुछ फ्लावर्स खरीदता है, क्योंकि उसे फील होता है कि आज म्योंगी डेफिनेटली हाँ कहेगी। एक बिग स्माइल के साथ वो म्योंगी के घर की तरफ बढ़ता है। म्योंगी भी सामने से आ रही होती है। वो अपने फ्लावर्स अपनी पीठ के पीछे हाइड कर लेता है। वो कहता है, म्योंगी, और वो कहती है, सूर्यून से एंगेज हो जाओ। वो काफी सैड होकर पूछता है, क्या तुमने भी चैंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उससे एंगेज हो जाऊं? और म्योंगी हर बार की तरह हाँ कह देती है। वो अपने पास के दिनों को याद करती है, क्योंकि उसने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा था, चाहे वो सही हो या गलत। उसका आंसर सुनने के बाद हीते एक मोमेंट के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहता, लेकिन म्योंगी उसे रोक लेती है, क्योंकि अपने दिल से वो भी नहीं चाहती थी कि हीते सूर्यून से एंगेज हो। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। दोनों के फेस अचानक मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपना काम खत्म करती है और बस हीताई के पास जा रही होती है, क्योंकि आज उसे अपना आंसर देना था। तभी वो सूर्यून को देखती है। सूर्यून कहती है, क्या तुम मुझे कुछ बताने वाली नहीं थी? म्योंगी खुश हो जाती है और कहती है, मैं हीते को डेट करना चाहती हूँ
और मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहती थी। यह सुनकर सू यून फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि अगर ही ताई ने उससे एंगेजमेंट नहीं की तो उसका फैमिली बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो म्योंग ही से ही ताई को कन्विंस करने की रिक्वेस्ट करती है। नेक्स्ट डे ही ताई सू यून के घर पहुंचता है। सू यून घर के बाहर खड़ी होती है। उसे देखकर वो नर्वस हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे डर होता है कि कहीं वो रिश्ते से इनकार न करते। तभी उसका ब्रदर वहां आ जाता है और ही ते उनसे कहता है, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। फिर ही ते अपनी और सू यून की एंगेजमेंट के बारे में बात करता है। यह सुनकर सू यून शॉक रह जाती है। सू यून के डैड और ब्रदर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सू यून के डैड अपने बेटे से कहते हैं, इस न्यूज को जल्दी से लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो। नेक्स्ट डे म्योंग ही घर जा रही होती है। तभी रास्ते में वो हीते से टकरा जाती है, लेकिन हीते बिना कुछ कहे उसके घर की तरफ बढ़ जाता है। म्योंग ही पीछे से आवाज लगाती है, क्या तुम अब मुझे हाय भी नहीं कहोगे? ही ताई कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी एंगेजमेंट प्रिपरेशन में बिजी हूँ। म्योंग ही उसकी रिक्वेस्ट मानने के लिए उसे थैंक यू कहती है और सॉरी भी कहती है कि उसकी वजह से ही ताई को एंगेज होना पड़ रहा है। ही ताई कहता है, इस सॉरी और थैंक यू के अलावा अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम इन सब में खुश हो या सैड, तो मैं ये सब यहीं रोक दूंगा। म्योंग ही कहती है, बात चाहे जो भी हो, मुझे वैसे भी जाना ही है। ये सब सुनने के बाद ही ते अंदर चला जाता है और अपनी स्टूडेंट के साथ भी काफी रूडली बिहेव करता है। नेक्स्ट डे म्योंग ही तैयार होती है और अपना पासपोर्ट अप्लाई करने जाती है और दूसरी तरफ हीते और सू यून एंगेजमेंट शॉपिंग के लिए जाते हैं। न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है कि सू यून और हीते एंगेज हो रहे हैं। म्योंग ही को पासपोर्ट ऑफिस में बताया जाता है कि पासपोर्ट बनने में कम से कम 1 से 2 मंथ्स लगेंगे और उसे नेक्स्ट मंथ ही निकलना था। म्योंग ही उनसे रिक्वेस्ट करती है, क्या कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है जिससे मेरा काम जल्दी हो सके? वे कहते हैं, अगर तुम इस ऑफिस में किसी को जानती हो तो शायद तुम्हारा काम जल्दी हो सकता है। वहां वो सू यून के ब्रदर से मिलती है और फिर उसका काम हो जाता है। नेक्स्ट डे सू यून का ब्रदर म्योंग ही से झूठ बोलता है और उसे ये कहकर साथ ले जाता है कि उन्हें अपनी शॉपिंग करनी है। वो नहीं चाहता था कि म्योंग ही एंगेजमेंट में किसी से कमतर लगे, इसलिए वो उसे एक अच्छी ड्रेस दिलाने के लिए एक शॉप पर ले जाता है। उस क्लोथिंग शॉप में उनका आमना सामना सू यून और हीते से हो जाता है। सू यून म्योंग ही से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्योंग ही कहती है, मैं तुम्हारे ब्रदर की शॉपिंग में हेल्प करने आई हूँ। म्योंग ही बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि ठीक उसके सामने हर कोई उन दोनों के पेयर के बारे में बात कर रहा होता है। चारों घर के लिए निकल जाते हैं। म्योंग ही के डैड ही ताई के डैड की बातें सुनकर काफी डर जाते हैं। वो म्योंग ही से मिलने उसके घर जाते हैं। जब वो घर पर नहीं होती तो वो उसके रूम में उसका वेट करते हैं। वहां वो एक लेटर देखते हैं जो उस लड़के ने सू यून के लिए दिया था। जैसे ही म्योंग ही रूम में एंटर करती है वो उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या तुम आज भी वही कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? दोनों फ्लैशबैक में जाते हैं जहां म्योंग ही पर चीटिंग का झूठा आरोप लगाया जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं, उन्हें हाँ कह दो कि वो सब तुम्हारी गलती थी और चुप रहना सीखो। और यही रीजन था कि म्योंग ही आज तक किसी को ना नहीं कह पाई थी। एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। सू यून तैयार बैठी होती है, तभी म्योंग ही वहां पहुंचती है और उसे वो लेटर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सू यून के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। डिनर के बाद म्योंग ही वहां से निकल रही होती है। ही ताई भी बाहर बैठा होता है। दोनों कुछ देर साइलेंस में रहते हैं। ही ताई म्योंग ही की तरफ देखता है और उसकी नजर उसके सैंडल्स पर पड़ती है। ये वही सैंडल्स थीं जो ही ताई ने म्योंग ही को गिफ्ट की थी। ही ताई उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और इस बार म्योंग ही अपने रूल्स तोड़ देती है। वो कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं इस मंथ को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, स्पेशली तुम्हारे बिना। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से जाने लगते हैं। सू यून उन्हें एक साथ जाते हुए देखती है और विंडो बंद कर देती है। घर जाते हुए सू यून का ब्रदर कहता है, हीते काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और म्योंग ही आज बिना गुड बाय कहे ही चली गई। सू यून कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। दूसरी तरफ ही ताई के लिए एक मोमेंट भी म्योंग ही से दूर रहना अनबियरेबल था। वो कहता है, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है कि मैं तुमसे पूरी रात बात कर सकूं और ना ही मेरे पास तुम्हारी कोई पिक्चर है जिसे मैं पूरी रात देख सकूं। तभी हीते उसके करीब आता है और उसके गले पर अपना हाथ रखता है। हीते कहता है, क्या मैं तुम्हारी ईयरिंग ले सकता हूँ? म्योंग ही अपनी ईयरिंग उतार कर उसे दे देती है और बदले में उससे भी कुछ मांगती है। म्योंग ही उसकी टाई ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हीते के डैड उसके रूम में आते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम कल सिक थे? हीते हाँ कहता है और वो उसे फिर से थप्पड़ मारते हैं। जब वो थर्ड थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो हीते उनका हाथ पकड़ लेता है। वो कहते हैं, इस बार तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम्हारी नेक्स्ट मिस्टेक की पनिशमेंट सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगी। तभी सू यून ही ताई के घर आती है बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। ही ताई के डैड काफी खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो हीते की तरफ देखती है उसका एक गाल रेड होता है। दोनों बाहर जाते हैं। जैसे ही सू यून उसकी तरफ मुड़ती है वो कहता है, अगर तुम्हें मारना है तो दूसरे गाल पर मारो। सू यून हीते पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम कल वैसे ही चले गए, क्या तुम्हें पता है मुझे कितने एक्सक्यूजेस बनाने पड़े? हीते कहता है, सॉरी, कल अचानक कुछ हो गया था। वो कहती है, मैंने देखा इसलिए कह रही हूँ, अगर किसी और ने देख लिया होता, तुम्हारे फैमिली मेंबर ने या मेरे, तो क्या होता? हीते कहता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम चाहती थी कि मैं तुमसे एंगेज हो जाऊं, मैं हो गया। अब मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूं
इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सूर्यून का ब्रदर और हीते दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। सूर्यून का ब्रदर कहता है, क्या तुम ये शादी अपने पेरेंट्स के कहने पर कर रहे हो हीते? वो नहीं कहता है और फिर वो गुस्से में कहता है, तो फिर तुम अपनी एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर कहाँ भाग रहे थे? और मुझे ये भी पता है कि तुम उस रात अकेले नहीं थे। बहुत से लोगों ने हीते और म्योंग ही को एक साथ देखा था, जिनमें से एक सूर्यून का ब्रदर भी था। वो ही ताई पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन ही ताई उससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो उसे साइलेंस कर देता है। वो कहता है, क्या तुम सच में सूर्यून की वजह से मुझ पर गुस्सा हो? तो वो सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ ही ताई की स्टूडेंट परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके सर अभी तक नहीं आए थे। वो म्योंग ही को ये बताने ही वाली होती है कि तभी ही ताई पीछे से आ जाता है। वो उसे पढ़ाने के लिए बैठता है और कहता है, बुक निकालो। जैसे ही वो बुक निकालने जाती है वो वहीं सो जाता है क्योंकि उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग म्योंग ही हीते को उठाती है। ये उसकी सबसे ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है। हीते उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी म्योंग ही का लैंडलॉर्ड आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है। हीते जल्दी से उठता है और वे चारों ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो हीते के पास आता है और कहता है, लो मुझे वो लिस्ट दो जिसमें तुम्हारा काम का स्केड्यूल है। वो हंसती है और कहती है, क्या तुम सीरियसली ये कह रहे हो? वो कहता है, हाँ, वरना मैं अपनी डेट कैसे फिक्स करूंगा? म्योंग ही कहती है, आज और कल मेरा डे ऑफ है। हीते बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर हम पूरा दिन साथ रहेंगे। पीछे से उसके लैंडलॉर्ड की आवाज आती है, म्योंग ही तुम्हारे लिए कॉल है। वो कॉल उसकी मॉम का होता है। वो कहती हैं, क्या तुम अपने ब्रदर को कुछ दिन अपने पास रख सकती हो? तुम्हारे डैड उसे लेने जाने वाले थे लेकिन वो बीमार पड़ गए। म्योंग ही हाँ कहती है। फिर दोनों म्योंग ही के ब्रदर को लेने निकल जाते हैं। वहां ही ताई का ब्रदर भी आ जाता है क्योंकि वो म्योंग ही के ब्रदर का रूममेट होता है। फिर दोनों बच्चों से कहते हैं, ओके चलो बताओ तुम लोगों को कहाँ हैंग आउट करना पसंद है? तभी म्योंग ही का ब्रदर एक जगह का नाम लेता है और वे चारों वहां पहुंच जाते हैं। 3 लोग वहां बहुत मजे करते हैं, लेकिन ही ताई को स्विंग से काफी डर लगता है। वो सबके बैग्स पकड़कर साइड में खड़ा होता है। म्योंग ही और उसका ब्रदर भी घर जा रहे होते हैं। तभी वो सामने सूर्यून के ब्रदर को देखती है। वो अपने ब्रदर को घर जाने के लिए कहती है और दोनों बाहर चलते हुए बात करते हैं। म्योंग ही कहती है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? क्या कुछ काम था? वो डायरेक्टली उससे हीते के बारे में पूछता है और कहता है, उससे दूर रहो, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन वो भी उसे एक स्ट्रेट आंसर देती है, इस बार मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। पहली बार मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है और अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो हो जाए। वो उसे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। वो काफी हर्ट होता है। वो एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है और म्योंग ही के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है। वो ड्रंक होकर घर आता है। सूर्यून किसी तरह उसे सोफा पर लिटाती है। ड्रंक होने के बावजूद वो कहता है, क्या तुम हीते को पसंद करती हो? वो कहती है, हाँ, इसलिए मैंने उससे एंगेजमेंट किया है। लेकिन क्या हीते तुम्हें पसंद करता है? सूर्यून साइलेंट हो जाती है और कहती है, चलो अब सो जाओ। तभी वो कहता है, म्योंग ही ताई को कैसे पसंद कर सकती है? सूर्यून भी इस बात से काफी हर्ट होती है और नेक्स्ट डे उससे मिलने जाती है। सूर्यून कहती है, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मेरे ब्रदर को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? म्योंग ही उसे समझाने की ट्राई करती है लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, चाहे जो हो जाए तुम वैसे भी जा रही हो, है ना? तुम्हारे पास सिर्फ कुछ वीक्स का टाइम है, लेकिन मेरी फैमिली। म्योंग ही पूरी तरह साइलेंट हो जाती है और कहती है, मैंने ये पहले भी सुना है, मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। दोनों फ्लैशबैक में जाती हैं। ये उनके स्कूल टाइम की बात होती है। म्योंग ही जिस चर्च में जाती थी वहां के एक प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें बचाने के लिए दोनों अपने स्कूल में बड़े पोस्टर्स लगाती हैं और लड़कियों के बीच कुछ पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसके बाद पुलिस वहां आती है और सिर्फ म्योंग ही को अरेस्ट कर लेती है। सूर्यून को कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उस इंसिडेंट के बाद म्योंग ही की वर्ल्ड पूरी तरह चेंज हो जाती है। प्रेजेंट में सूर्यून कहती है, तो क्या तुम उस सबके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? तो तुम इतने टाइम से मेरी फ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही थी? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। म्योंग ही बहुत सैड होती है। ही ताई पीछे से उसे डराने ही वाला होता है, लेकिन म्योंग ही पलट जाती है और उल्टे वो खुद डर जाता है। हीते कहता है, आज हमारी ऑफिशियल फर्स्ट डेट है, तो चलो आज के दिन को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। दोनों एक कैफे में बैठते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। हीते कहता है, तुम पूरा दिन क्या सोचती रहती हो? तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं कि वो कितनी सैड है। म्योंग ही कहती है, मेरी वजह से बहुत से लोग ट्रबल में पड़ रहे हैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। इसलिए जब भी मैं खुश होती हूँ मुझे उन लोगों के लिए बुरा फील होता है। मुझे फील होता है कि मैं एक अच्छी पर्सन नहीं हूँ। म्योंग ही कहती है, तुम कितना भी ये शो करने की ट्राई करो कि तुम खुश और स्ट्रांग हो, लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं अपना दुख हाइड कर रहे हो। हीता स्माइल करता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें ट्रबल में डाल दिया। जैसे ही सूर्यून घर पहुंचती है 3 लोग उसके सामने होते हैं। उसके डैड कहते हैं, क्या चल रहा है? मैंने सुना है तुम्हारा फियांसे किसी और को डेट कर रहा है। सूर्यून डर जाती है। हीते के डैड कहते हैं, क्या तुम्हारी डॉटर को सच में इस सब के बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो लड़की कौन है? सूर्यून झूठ बोल देती है। हीते के डैड सबसे अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग मुझे एक चांस दो तो मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। हीते म्योंग ही को घर ड्रॉप करता है। वो उसे अपने वर्क प्लेस के बारे में बता रही होती है। वो अचानक कहती है, मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ ना, इसलिए तुम कुछ नहीं कह रहे। हीताई नहीं कहता है और वो उसके सामने आ जाती है। म्योंग ही कहती है, तुमने ही तो कहा था कि हम एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। हीताई काफी काम हो जाता है और कहता है,
मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। मैं अभी जितना खुश हूँ शायद अपनी लाइफ में कभी इतना खुश नहीं रहा। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं हवा में सबसे ऊंचा उड़ रहा हूँ और अब मुझे उस हाइट से गिरने से डर लग रहा है। म्योंग ही उसकी नर्वसनेस कम करने के लिए उसे किस करती है, लेकिन वो इस मोमेंट को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। वो म्योंग ही को अपनी तरफ खींचता है और अपने लव का इजहार करता है। म्योंग ही कल उससे मिलने का प्रॉमिस करती है और अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। वो बस अपने घर के पास पहुंची ही होती है कि कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ही ताई से बर्दाश्त नहीं होता और वो म्योंग ही के घर आ जाता है। अपनी स्टूडेंट को बुक देने के बहाने वो उसके डैड को बुक देता है और आसपास देखने लगता है। जब उसे म्योंग ही कहीं नहीं दिखती तो वो फाइनली पूछता है, म्योंग ही कहाँ है? वे कहते हैं, पता नहीं, शायद वो नाइट शिफ्ट पर है। वैसे भी वो कल रात से घर नहीं आई है। हीते बहुत डर जाता है क्योंकि कल रात उसने खुद उसे घर के बाहर ड्रॉप किया था। वो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचता है और एक नर्स से पूछता है, क्या म्योंग ही आज आई थी? नर्स कहती है, नहीं, वो कभी बिना इन्फॉर्म किए लीव नहीं लेती थी और आज उसने बिना इन्फॉर्म किए लीव ले ली है। यहाँ हीते की नर्वसनेस और बढ़ जाती है। वो सूर्य उनको कॉल करता है लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। फिर हीते को याद आता है एक बार म्योंग ही ने अपने होम टाउन जाने की बात कही थी। हीते म्योंग ही के ब्रदर के पास जाता है और उससे कहता है, अपने घर कॉल करो और पूछो कि क्या म्योंग ही वहां आई है। लेकिन घर पर भी कोई कॉल नहीं उठाता। हीताई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहता है, मुझे अपने घर का एड्रेस लिख कर दो। और फिर हीताई म्योंग ही का घर ढूंढने निकल पड़ता है। वो जगह बहुत ब्यूटीफुल होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक ग्रैंडमा मिलती हैं जो बहुत डरी हुई होती हैं। वो उससे हेल्प मांगती हैं। वो कहती हैं, मेरा बेटा सिक है, क्या तुम एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो? उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। हीताई कहता है, आपका बेटा कहाँ है? वो ओल्ड वुमन उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, क्या तुम डॉक्टर हो? आओ आओ, तुम मेरे बेटे को चेक करो, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। हीताई इन सब से काफी डर जाता है लेकिन वो ओल्ड वुमन हार नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाती हैं। दूसरी तरफ म्योंग ही के घर पर उसके डैड अभी उठे ही होते हैं। उनकी वाइफ उनके लिए खाना लाती है और पूछती है, आज क्या हुआ? तुम बहुत देर तक सोते रहे। वो कहते हैं, पता नहीं, मुझे हेडेक हो रहा है। तभी वो अपनी मॉम के बारे में पूछते हैं। मॉम दिखाई नहीं दे रही। वो कहती है, वो अभी अंदर ही थी। वो अंदर जाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। दोनों डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मॉम की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। दोनों बस उन्हें ढूंढने बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो सामने से आ जाती हैं और अपने साथ ही ताई को लाती हैं। हीताई पूछता है, इनका बेटा कौन है? म्योंग ही के डैड कहते हैं, हाँ मैं हूँ। हीते उन्हें देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। हीते कहता है, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका बेटा बहुत सिक है। दोनों उसे बताते हैं कि उनकी मॉम की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है और उससे अपोलोजाइज भी करते हैं। हीते बस वहां से निकल ही रहा होता है कि उसे याद आता है और वो उनसे कहता है, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? जैसे ही म्योंग ही के डैड उस एड्रेस को पढ़ते हैं वो हीताई की तरफ देखने लगते हैं। नेक्स्ट मोमेंट हर कोई लंच टेबल पर दिखाई देता है। खाने के बाद हीताई जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है म्योंग ही सामने से आ रही होती है। वो जोर से चिल्लाता है, म्योंग ही! वो उसकी तरफ भागता है और गुस्से में कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था? म्योंग ही कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? हीताई गुस्से में कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ फन के लिए आया हूँ? तुम कहीं नहीं थी, न घर पर न काम पर। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वो फिर पूछती है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हीताई कहता है, मुझे ये तुम्हारे ब्रदर से मिला। फिर वो म्योंग ही की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम काफी चेंज लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? वो उसका हाथ पकड़ता है लेकिन म्योंग ही अपना हाथ झटक देती है और कल के बारे में याद करती है। वो एक बंद रूम में होती है जहाँ 2 आदमी होते हैं। म्योंग ही बहुत डरी हुई होती है। वो कहती है, तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने को रेडी हूँ। मेरे पास जो भी है ले लो। लेकिन वो लोग सही नहीं लग रहे होते। वे कहते हैं, हमें पैसों की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। म्योंग ही आसपास देखती है और कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी उन आदमियों में से एक उसे जोर से मारता है। म्योंग ही की आंखें खुलती हैं। हीताई के डैड उसके सामने होते हैं। वो एक के बाद एक कई फोटोज उसके सामने रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब्रॉड जाना चाहती हो, और वो भी जर्मनी? वहां वीजा के लिए अप्लाई करना कितना डिफिकल्ट है ये तो तुम्हें पता ही होगा। म्योंग ही कहती है, आप ये सब हीते की वजह से कर रहे हैं, है ना? और वो एक ईवल स्माइल देते हैं। म्योंग ही सूर्यूंग के ब्रदर के ऑफिस के बाहर बैठी होती है। जैसे ही वो आता है वो म्योंग ही को देखकर डर जाता है। वो पूछता है, तुम यहाँ और इस कंडीशन में? म्योंग ही उससे रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम पूछ सकते हो कि मेरा वीजा पास हुआ या नहीं? और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा म्योंग ही ने सोचा था। उसका वीजा होल्ड पर डाल दिया जाता है। इस बार सूर्यून का ब्रदर भी कुछ नहीं कर पाता। सूर्यून का ब्रदर उसे कंसोल करने की ट्राई करता है और कहता है, मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा, तुम वरी मत करो। लेकिन म्योंग ही समझ गई थी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो उसे बताती है, ही ताई के डैड ने ये सब किया है। प्रेजेंट में वो ही ते से कहती है, तुम्हें अब जाना चाहिए। ही ते समझ जाता है कि म्योंग ही का मूड बिल्कुल सही नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। म्योंग ही अपने चर्चेज आती है लेकिन म्योंग ही की कंडीशन देखकर उसकी मॉम डर जाती हैं। म्योंग ही उनसे कहती है, क्या मैं एक कम्युनिस्ट की बेटी हूँ? म्योंग ही के डैड भी पहले प्रोटेस्ट का हिस्सा थे।
जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। हर कोई शॉक हो जाता है। वो अपने डैड से कहती है, आप मुझे बताइए ये सच है या नहीं। उनका सिर नीचे झुक जाता है। म्योंग-ही बहुत रोती है और कहती है, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा यही सोचती रही कि सारी फॉल्ट मेरी थी। आप मुझे एक बार बता सकते थे कि इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं थी। मैं अपनी लाइफ में एक मजाक बन गई हूँ। उसका इस तरह से चिल्लाना और रोना उसकी ग्रैंडमा की हेल्थ को भी खराब कर देता है। वो फ्लैशबैक में जाती हैं जब एक बार फोन बजा था और कुछ पुलिसमैन उनके बेटे को घर से ले गए थे और तब भी ही ताई के डैड ही उनके सामने थे। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसने ये सब छोड़ दिया था। लेकिन उसने एक बॉन्ड साइन किया था जिसके अंदर वो और उसकी फैमिली इस कंट्री को छोड़कर कभी किसी दूसरी कंट्री नहीं जाएंगे। म्योंग ही डिसअपॉइंट होकर अपने घर से निकल जाती है। उसके डैड पीछे से उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसका असर तुम पर पड़े। वो कहती है, लेकिन मुझ पर असर पड़ा ना, और वहां से चली जाती है। सूर यून भी म्योंग ही को ढूंढ रही होती है। वो भी उसके लैंडलॉर्ड के पास जाती है, लेकिन वो कहता है वो कोई बच्ची नहीं है, कहीं टहलने गई होगी, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। अब सूर यून सिर्फ एक ही इंसान पर सस्पेक्ट करती है और वो ही ते के डैड होते हैं। यहाँ सूर यून का ब्रदर भी म्योंग ही के वीजा के लिए इधर उधर कॉल कर रहा होता है, लेकिन काम नहीं हो रहा होता। सूर यून भी अपने ब्रदर के ऑफिस आती है। अपने ब्रदर को परेशानी में देखकर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है, अपने झूठ के बारे में, ब्लाइंड डेट्स के बारे में। उसका ब्रदर कहता है, तो फिर हीते के डैड, मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने झूठ क्यों बोला? सूर यून रो रही होती है और कहती है, मैं बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा न करते हैं। यहाँ हर जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। स्टेशन पर ही ताई म्योंग ही का वेट कर रहा होता है। म्योंग ही उसे देखती है और उसे अवॉइड करते हुए वहां से जाने लगती है। ही ताई उसके पीछे भागता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? उसने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया होता। म्योंग ही कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुम्हारी वजह से मेरे आसपास के लोग बहुत हर्ट हो रहे हैं और मैं अब उन्हें और पेन नहीं देना चाहती। हीते फोर्स से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पर बिलीव करूंगा? कल तक तो सब ठीक था ना, और आज अचानक तुम कह रही हो कि वो सब कुछ नहीं था। म्योंग ही भी चिल्लाती है और कहती है, अगर तुम्हें पूछना ही है तो जाकर अपने डैड से पूछो। मैं अब अब्रॉड में स्टडी नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें डेट कर रही थी। अगर मैं एक मोमेंट भी तुम्हारे साथ रही तो मेरी लाइफ और भी खराब हो जाएगी। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ही ताई अपने डैड के पास जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है, मैं तो बस उस लड़की के साथ फन कर रहा था। वैसे भी वो 1 मंथ बाद अब्रॉड जा रही थी। इस सब को सीरियसली मत लीजिए, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हीते उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ है ना, लेकिन इन सब में उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब मैंने स्टार्ट किया था। वो उनके पैरों में गिर जाता है और रिक्वेस्ट करता है, मैं अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही जीऊंगा जैसा आप कहेंगे। मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज उसे अपनी लाइफ जीने दीजिए। वो कहते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम तब तक वापस नहीं आओगे जब तक मैं ना कहूं। तब मैं उस लड़की के बारे में सोचूंगा। ही ताई के डैड सूर्यून के डैड से मिलते हैं और उन दोनों को कुछ दिनों के लिए सोल जाने को कहते हैं। सूर्यून के डैड बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, हमें इस प्लान को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन ही ताई के डैड कहते हैं, हमें वेडिंग अनाउंस कर देनी चाहिए। ये वेडिंग जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। सूर्यून के डैड गुस्से में घर जाते हैं और सूर्यून से कहते हैं, तुम्हें सोल जाना होगा। सूर्यून भी सरप्राइज हो जाती है। तभी उसका ब्रदर वहां आता है और अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। दोनों अपने डैड को सच सच सब बता देते हैं। सूर्यून के डैड बहुत गुस्सा होते हैं। सूर्यून का ब्रदर उनसे कहता है, हमें उन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं, तुम म्योंग ही के बारे में सोच रहे हो, हमें पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। इस डिस्कशन के बीच सब में टेंशन बढ़ जाती है। तभी अचानक सूर्यून के डैड की हेल्थ खराब हो जाती है। अपने डैड की कंडीशन देखकर सूर्यून अपने ब्रदर से कहती है, मैं सोल जाऊंगी। दूसरी तरफ म्योंग ही काम से लौट रही होती है। हीते बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे कहता है, क्या तुम बस दूर से मेरी बात सुन सकती हो? मैं आज सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। मैं कल सोल जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं वहां से वापस आऊंगा। मैं जाने से पहले तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ दिन बिताए वो मेरी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे। वो उसके करीब आता है और उसकी ईयरिंग उसके हाथों में रख देता है। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर सब कुछ बिखर गया। मैं ही ऐसा हूँ, जो कोई भी मेरे करीब आता है वो टूट कर बिखर जाता है। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत टूटना। म्योंग ही हीते से कहती है, तुम भी कभी हिम्मत मत हारना, तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो, मुझे पता है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। मीनवाइल दोनों फैमिलीज एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी। दोनों फैमिलीज स्टेशन पर होती हैं। वे हीते और सूर्यून से कहते हैं कि वेडिंग से पहले वे एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। दोनों फैमिलीज अपने अपने बच्चों को एक साथ अच्छे से रहने की एडवाइस देती हैं और फिर दोनों सोल के लिए निकल जाते हैं, कंप्लीटली साइलेंट, एक दूसरे से बिना बात किए। यहाँ दूसरी तरफ म्योंग ही अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाती है, बिल्कुल पहले की तरह। सोल का एटमॉस्फेयर भी कुछ खास अच्छा नहीं था। वहां भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। सूर्यून उन्हें देखती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। तभी अचानक हीते उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों रूम में आते हैं। सूर्यून घर को देखकर कहती है, ये इतना एम्प्टी क्यों है?
हीते कहता है क्योंकि मैंने सब कुछ सेल कर दिया। वो उसे घर के बारे में सब कुछ समझाता है। जैसे ही सूर्यून चेंज करके बाहर आती है, हीते बाहर शर्टलेस होता है। वो स्टार्टल्ड होकर घूम जाती है और पूछती है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? हीते कहता है, हाँ मुझे कुछ काम है। वो बस निकल ही रहा होता है कि सूर्यून के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। वो कहता है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम नीचे जाकर खा सकती हो, वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है। सूर्यून कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे छोड़कर चला जाता है। हीते अपने फ्रेंड को फिर से ढूंढना स्टार्ट करता है। वो एक जगह जाता है और एक आदमी से उसके बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उसके बारे में पूछने की? हीताई शांति से वहां से जा रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा डैड कौन है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं अभी भी एक रिपोर्टर हूँ। हीताई सीधे उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तो उन्हें बता दो, सबको बता दो, और उनसे ये भी कह देना कि वो मुझसे दूर रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग हीताई बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे देखकर सूर्यून भी सरप्राइज रह जाती है। हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। तभी हीताई के डैड ऑफिस में आते हैं, उस आदमी को लेकर जिसे वो मैनेजर की पोजीशन पर बिठाना चाहते थे। वो सूर्यून के ब्रदर से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सूर्यून का ब्रदर कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम उसे मैनेजमेंट चेयर पर नहीं बिठाना चाहते। हीते के डैड कहते हैं, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। वो कहता है, अगर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। दोनों के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। तभी सूर्यून का ब्रदर कहता है, ठीक है फिर, अब म्योंग ही का वीजा क्लियर करवाओ। मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूं? ट्रस्ट एक साइड से नहीं आता, ये दोनों साइड से आता है, लेकिन आप मुझे आप पर ट्रस्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। फिर सूर्यून का ब्रदर म्योंग ही को मिलने बुलाता है और कहता है, मेरा एक फ्रेंड है जो तुम्हारे पासपोर्ट के लिए रीअप्लाई करेगा, और तुम बिल्कुल वरी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। म्योंग ही कहती है, इट्स ओके, मैं वैसे भी इस साल इस कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहता है, तुम यहीं रुको और अभी से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। वो किसी भी तरह म्योंग ही की हेल्प करना चाहता था, जो उसके फेस पर क्लियरली दिखाई दे रहा था। म्योंग ही उसे रोकती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम पर चिल्लाया, तुमसे गुस्सा भी हुआ, और शायद मेरी वजह से। म्योंग ही कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, इसमें से कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, और प्लीज ऐसा करके मुझे एम्बैरस मत करो। लेकिन वो बहुत सैड हो जाता है और कहता है, प्लीज म्योंग ही, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन म्योंग ही ने भी अभी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इस कंट्री से नहीं जा सकती। वो उससे कहती है, तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, और अब जब मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, तुम मुझे और भी देना चाहते हो। मैंने कहा ना, मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ग्वांगजू सिटी में प्रोटेस्ट देखते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट इससे खुश नहीं थी। दूसरी तरफ सूर्यून हीते को जगाती है और कहती है, चलो कहीं चलते हैं। रास्ते में चलते हुए वो कहती है, तुम्हें भी उस पेशेंट के साथ ग्वांगजू जाना चाहिए। हीताई मना कर देता है, जब तक मेरे डैड नहीं कहेंगे मैं वापस नहीं जा सकता। सूर्यून कहती है, मुझे पता है, असली रीजन म्योंग ही है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे वहां जाने से म्योंग ही को हर्ट होगा तो ऐसा मत सोचो, अभी जाओ। वो उसे कन्विंस करने की ट्राई करती है, लेकिन हीताई गुस्से में कहता है, उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मुझसे डरती है, उसे मुझसे डर लगता है। सूर्यून कहती है, उसने कहा और तुमने बिलीव कर लिया। जब मैं लास्ट टाइम उससे मिलने गई थी, मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा था, तब उसने मुझसे बस इतना कहा था, अगर हम दोनों साथ रहे तो हमारी लाइव्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और वो इस सब का ब्लेम खुद पर ले लेगी, क्योंकि उसे फील होता है कि वो जिसके भी करीब जाती है वो चीज टूट जाती है। मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा था, मेरी तरफ से ही ताई को बता देना कि मेरी वजह से कुछ नहीं टूटा। लेकिन ही ताई फिर भी नो कहता है। वो कहता है, मुझे पता है एंड में म्योंग ही हर्ट होगी। सूर्यून हंसने लगती है और कहती है, वाह, तुम दोनों एक ही चीज से डरते हो, लेकिन अब चाहे जो हो, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी अपना रास्ता खुद ढूंढूंगी। सूर्यून कहती है, मैं यहाँ से अपना रास्ता अलग कर रही हूँ। वैसे भी लोग कहते हैं कि जो भी कपल यहाँ आता है उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो उसे ऑल द बेस्ट कहती है और वहां से चली जाती है। म्योंग ही काम के बाद उसी चर्च में जाती है जहां फादर से बात करते हुए वो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। फादर उसे कंसोल करते हैं, जब एक डोर बंद होता है तो गॉड दूसरा डोर खोल देते हैं। इस डिफिकल्ट टाइम में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। म्योंग ही किसी तरह खुद को कंपोज करती है और घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे हीताई मिलता है। जैसे ही हीताई उसके करीब आने की ट्राई करता है, म्योंग ही उसे फिर से रोक देती है। वो कहता है, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, इससे हम दोनों को ही हर्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो करीब आने की परमिशन मांगता है और म्योंग ही दौड़कर उसे हक कर लेती है, मानो उन दोनों की लाइफ में फिर से कलर्स भर गए हों। हीताई अब म्योंग ही के घर पर ही रहता है। वो म्योंग ही के करीब आता है और उसे किस करता है। हीते के डैड अपने सभी आदमियों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई है। आज रात खत्म होने से पहले उन सबको पकड़ लो और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। पूरी सिटी आर्मी से भर जाती है जो स्टूडेंट्स को पकड़कर पीट रहे होते हैं। हीते अचानक उठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं एंग्जाइटी के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ, और अब जब मेरे पास कोई है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे और भी
अलर्ट रहने की जरूरत है। सूर्यून पुलिस स्टेशन में अपनी फ्रेंड की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने आती है। जैसे ही ऑफिसर सूर्यून को देखता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। जब उसने सूर्यून को पहली बार देखा था तो वो कंप्लीटली स्टन्ड रह गया था। नॉर्मली वो इतनी इजीली कंप्लेंट्स फाइल नहीं करता, लेकिन जैसे ही सूर्यून अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है वो इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल कर लेता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं कॉल करूंगा। सूर्यून बस नंबर लिख ही रही होती है कि तभी रेडियो पर न्यूज आती है। वहां की गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। सूर्यून शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? ऑफिसर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है, क्या तुमने न्यूज़पेपर नहीं देखा? जैसे ही वो पेपर पढ़ती है सूर्यून वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ही ते म्योंग ही को वहां से चलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन म्योंग ही अपने ब्रदर को गुड बाय कहे बिना नहीं जाना चाहती थी। बहुत फोर्स करने के बाद भी वो नहीं मानती और अपने ब्रदर से मिलने जाती है। म्योंग ही बस में होती है, तभी कुछ आर्मी मैन बस को रोकते हैं और बस में बैठे स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर देते हैं। वे म्योंग ही को भी स्टूडेंट समझ लेते हैं और उसके साथ मिसट्रीट करते हैं। एक सोल्जर उसे मारना ही वाला होता है कि तभी ही ते आ जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है, लेकिन वो म्योंग ही को बचा लेता है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। वहां ही ते म्योंग ही से कहता है, क्या तुम ठीक हो? म्योंग ही पूछती है। वो कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? ही ते उसे समझाता है, शायद गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है, चलो यहाँ से स्टेशन चलते हैं। लेकिन जैसे ही म्योंग ही ते के सिर से खून निकलता देखती है वो उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुमने आज ऑफ लिया था ना, और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? म्योंग ही कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद ही ताई को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं ये ठीक है। तभी ही ते को वॉमिट हो जाती है। ही ते की सीटी स्कैन रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है। ये सुनकर ही ते एक पल भी और वहां नहीं रुकना चाहता था। वो म्योंग ही से कहता है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैं तुम दोनों को इस कंडीशन में कहीं नहीं जाने दूंगा। लॉबी में सो जाओ या अगर कोई एम्प्टी अपार्टमेंट है तो वहां सो जाओ। म्योंग ही ते का बेड लगाती है। ही ते उससे कहता है, मैंने तुम्हारे जैसी स्टबर्न लड़की कभी नहीं देखी। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम सीधे स्टेशन भी तो जा सकते थे ना। म्योंग ही चिल्लाकर कहती है, वो हमें ट्रेन से बाहर फेंक देते। तुम्हें पता है ना बाहर कंडीशन कैसी है? वो कहता है, इसीलिए तो मैंने इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला था, हम अब तक कहीं और होते। म्योंग ही गुस्से में कहती है, तो तुम क्या कहने की ट्राई कर रहे हो कि ये सब मेरी फॉल्ट है? वो ही ताई को बेड पर खींचती है और कहती है, तुम रेस्ट करो, तब तक मैं दूसरे बेड का अरेंज करती हूँ। ही ते कहता है, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा बेड की क्या जरूरत है? हम बेड शेयर कर सकते हैं, जैसे हमने कल रात किया था। म्योंग ही ब्लश करने लगती है और उसे चुप कराती है। वो कहती है, सबके सामने ऐसी बातें मत करो। वो उसे डरा धमका कर सुला देती है। ही ते की नींद टूटती है और तभी म्योंग ही भी उठ जाती है। वो ही ते से कहती है, आज जो भी हुआ मैं उससे बहुत डरी हुई हूँ। ही ते उसे कंसोल करता है। जब ही ते उठता है तो वो सबसे पहले म्योंग ही को ढूंढता है, जो रूम में नहीं होती। वो बाहर जाता है जहां लोगों की बहुत बड़ी क्राउड होती है, सब इंजर्ड होते हैं। वो इमीडिएटली अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। वो म्योंग ही को साइड में ले जाता है और कहता है, तुमने कहा था हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे, है ना? तो ये क्या है? म्योंग ही उस पर गुस्सा होती है और कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इतने सारे पेशेंट्स को छोड़कर चली जाऊं? मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ही ते भी उस पर भड़क जाता है। वो कहता है, मेरे लिए तुम्हारी सिक्योरिटी सबसे पहले है। तभी एक डॉक्टर आता है और कहता है, जल्दी आओ, वहां बहुत सारे पेशेंट्स हैं और तुम भी एक डॉक्टर हो ना? वो ही ताई को एक व्हाइट कोट देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सूर्यून को रोड पर उसका ब्रदर पकड़ लेता है। सूर्यून कहती है, तुमने ही तो कहा था जब चीजें सही ना लगे तो मैं वहां से वापस आ सकती हूँ। उसका ब्रदर कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दो। वो अपनी सिस्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता है, तुम बस घर पर रहो। लेकिन सूर्यून अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटती। वो कहती है, बहुत से काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। अब डैड को बता देना कि मैं सोल में हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में ही ते भी काम पर लग जाता है। उन पेशेंट्स में उसकी एक स्टूडेंट भी होती है। हालांकि उसे कुछ सीरियस नहीं हुआ था, बस उसकी फ्रेंड को कुछ स्टिचेस की जरूरत थी, लेकिन वो अपने सर की ड्रेसिंग देखकर ही काफी खुश थी। कुछ टाइम बाद जब ही ते लॉबी में जाता है, उसकी स्टूडेंट वहां अनकॉन्शियस पड़ी होती है। वो उसे सीपीआर देता है। थोड़ी ही देर में म्योंग ही भी वहां आ जाती है। ही ताई उससे हेल्प मांगता है। म्योंग ही जल्दी से एक स्ट्रेचर बुलाती है और स्टूडेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। बाहर सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई थी। बहुत से लोग सोल्जर्स का शिकार हो रहे थे। सूर्यून और उसकी टीम सबका ट्रीटमेंट करने में बिजी थी। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सेवियरली इंजर्ड होता है। वहां बहुत अंधेरा होता है। वो उस आदमी से उसका नाम पूछती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो बोल भी नहीं पाता। सूर्यून उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो उसकी तरफ देखती है और उस ऑफिसर को याद करती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उस आदमी के हाथ पर लिखा इनकम्प्लीट नंबर देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ हीते भी स्टूडेंट के लिए बहुत वरीड था। म्योंग ही आकर उसे बताती है कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है। हीते कहता है, हम किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं अगर हम एक साथ हैं। सिटी में चल रहे राइट्स की वजह से बच्चों को इंडोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, जिससे वे काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और फिर आज उनके एक फ्रेंड का बर्थडे भी था। वे उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे। सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज उन्हें किसी तरह अपने सर को डिस्ट्रैक्ट करना है और बाहर से केक लाना है।
एक बच्चा सर को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है और कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और तभी तभी म्योंग ही का और ही ते का ब्रदर डोर ओपन करते हैं और बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे एक लाइब्रेरी में होते हैं, तभी वहां सोल्जर्स आ जाते हैं और सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वे किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं और एक क्राउड में छिप जाते हैं। हीते का फ्रेंड इस बार भी डरा हुआ था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। हीते का ब्रदर उससे कहता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन म्योंग ही का ब्रदर बहुत डरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ म्योंग ही के डैड स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां से सभी ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी होती हैं। म्योंग ही का लैंडलॉर्ड म्योंग ही को बताता है सोल्जर्स वहां शूटिंग कर रहे थे, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को देखा, लेकिन मुझे शक है, क्या वो तुम्हारा ब्रदर हो सकता है? म्योंग ही फोन की तरफ भागती है और एक बार फिर अपने ब्रदर के कैंप में कॉल करती है, लेकिन वहां से उसे गुड न्यूज नहीं मिलती, जिससे वो टेंस हो जाती है। तभी एक डॉक्टर अनाउंस करता है बाहर बहुत से लोगों को हेल्प की जरूरत है, मैं हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर जा रहा हूँ, क्या कोई मेरे साथ आना चाहेगा? म्योंग ही डॉक्टर के पास आती है और कहती है मैं आपके साथ चलूंगी। हीते भागकर उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? म्योंग ही कहती है वहां बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। वो अपने ब्रदर के लिए वरीड थी, लेकिन वो ही ताई को ये बताना नहीं चाहती थी। वो जाकर व्हीकल में बैठ जाती है और फिर ही ताई भी अंदर आ जाता है। वे एम्बुलेंस में एक एक करके पेशेंट्स को डाल रहे थे। तभी एक सोल्जर की बुलेट उनके डॉक्टर को लग जाती है और उसी मोमेंट म्योंग ही को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हीताई के बहुत मना करने के बावजूद म्योंग ही उस बच्चे के पास जाती है और उसका फेस देखती है, लेकिन वो उसका ब्रदर नहीं था। एक सोल्जर म्योंग ही को मारने ही वाला होता है कि पीछे से हीते आ जाता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो वे बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये ही ताई का वही फ्रेंड था जिसे वो लेटर्स लिखा करता था, जो उससे कहता था मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और तुम्हें भी। हीताई, म्योंग ही और पेशेंट एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। यहाँ हीताई का और म्योंग ही का ब्रदर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और कैंप वापस लौट आते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है, एक नर्स आती है और म्योंग ही को बताती है तुम्हारा ब्रदर कैंपस पहुंच गया है, वहां से कॉल आया था। म्योंग ही फेंट हो जाती है। हीताई उसे सपोर्ट करता है। हीताई के डैड को एक सीनियर ऑफिसर बार बार थ्रेटन कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? वो कहते हैं वो सोल में है। ऑफिसर कहता है क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो वाकई सोल में है? वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो सोल कॉल करते हैं, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में म्योंग ही हीते से कहती है तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। हीते उससे एक बहुत प्यारी बात कहता है मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आज मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ होगा और मेरे लिए मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। तो अब तुम समझ गई, और अब से अपनी जान बिल्कुल भी खतरे में मत डालना। और मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये अपने दिल से कह रहा हूँ। हीते के ब्रदर ने वहां अपने डैड को देखा था, वो सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और उनके हाथ में भी गन थी। हीते के डैड सूर्यून के ब्रदर को जाने देते हैं। यहाँ एक बार फिर उस सोल्जर की वजह से बाकी सबको मार खानी पड़ती है, क्योंकि इस बार भी उसने गोली नहीं चलाई थी। तभी उसे हीताई की बात याद आती है। बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात उस सिचुएशन में तुम्हारी चॉइस की है कि वो सही है या गलत। वो अपने सीनियर सोल्जर पर चिल्लाता है मैंने गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो एक नर्स थी और ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। म्योंग ही और हीते बस दूसरी सिटी के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी म्योंग ही के डैड वहां आ जाते हैं। वो म्योंग ही को साथ चलने को कहते हैं, लेकिन म्योंग ही हमेशा की तरह उन पर भड़क जाती है। वो कहती है मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वे बात करते हुए थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तभी ही ताई सामने से एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ड्रामा अब फ्यूचर में जंप करता है, जहां एक आदमी को दिखाया जाता है। जैसे ही वो आदमी वॉच देखता है, उसके हाथ से बैग गिर जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है। अगले ही पल उसे फोरेंसिक लैब में दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर वहां मिली सारी चीजें उसके सामने रखता है। वॉच देखते ही वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और एक बार फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। म्योंग ही के डैड अपनी वॉच में टाइम देखते हैं और तभी उनका बेटा सामने से आता है। वो पहले अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो ठीक है। बेटा कहता है क्या आप मुझे पिक करने आए हैं? क्या मैं अपना बैग ले आऊं? उसके डैड कहते हैं तुम यहीं रुको, मैं म्योंग ही को लेकर आता हूँ। मीनवाइल ही ताई की स्टेप मॉम भी वहीं खड़ी होती है। वो भी अपने बेटे को पिक करने आई थी। म्योंग ही के डैड उसे बस समझा ही रहे होते हैं कि एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है जिस कार में डॉक्टर और हीते गए थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। म्योंग ही एम्बुलेंस का वेट करती है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही बॉडी होती है। वो पूछती है और वहां एक और डॉक्टर था, लेकिन इस क्वेश्चन का किसी के पास आंसर नहीं होता। डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, जहां उसे कुछ देर के लिए होश आता है। म्योंग ही उससे पूछती है क्या आप ठीक हैं? ही ताई को क्या हुआ? वो कहाँ है? डॉक्टर कहता है किसी ने हमारी कार को हिट किया और वे ही ताई को ले गए, वो अनकॉन्शियस था। म्योंग ही खुद को संभाल नहीं पाती। तभी सामने से सूर्यून आती है, जो म्योंग ही को देखकर बहुत खुश होती है। वो उससे ही ताई के बारे में पूछती है और म्योंग ही उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। मीनवाइल ही ते खुद खून से लथपथ अपने डैड के ऑफिस में होता है। उसके डैड उसका कॉलर पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं तुम लोग अभी सोल के लिए निकलो, ट्रेन्स और बसेस बंद हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को कार से भेजूंगा। वहां ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग तैयार किए गए हैं। वो हीते से सूर्यून के बारे में भी पूछते हैं।
हैं जिससे वो डिनाई कर देता है। हीते कहता है, तो आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सिटी में नहीं था? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको थ्रेटन कर रहा है। फिर वे ही ताई के मुंह पर टेप लगा देते हैं और उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं। यहाँ सूर यून म्योंग ही को कंसोल करने में बिजी होती है। म्योंग ही के माइंड में बहुत से बुरे थॉट्स आ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उसे फील होता है कि इन सब के पीछे ही ताई के डैड का हाथ हो सकता है। सूर यून उसे कहती है, खुद को संभालो, हीते से खून बह रहा होगा और अगर उसे कुछ हो गया तो, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं है। सूर यून उसे कंसोल करती है, बस वेट करो, वो वापस आएगा। वहां सूर यून का ब्रदर भी बहुत बुरी हालत में अपने घर पहुंचता है। सूर यून के डैड हीते के डैड को कॉल करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि ही ताई के डैड खुद अपने बेटे की इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सूर यून का ब्रदर हॉस्पिटल आता है और म्योंग ही से मिलता है। वो उससे सूर यून और ही ताई के बारे में पूछता है। तुम्हें पता है ना, मैं सूर यून को बचाना चाहता हूँ, इससे पहले कि हीते के डैड उसे ढूंढ लें और उसे हर्ट करें। ये भी सुना है कि उन्होंने ही ताई को भी ढूंढ लिया है। जैसे ही सूर यून का ब्रदर जाने लगता है, वो म्योंग ही से पूछता है, क्या तुम यहीं रुकोगी जब तक ही ताई वापस नहीं आ जाता? मैं तुम्हारे लिए भी उतना ही वरीड हूँ जितना सूर यून के लिए। म्योंग ही कहती है, जब भी मेरे डैड मुझे मार्केट ले जाते थे वो कहते थे, अगर तुम कभी मुझसे बिछड़ जाओ तो उसी जगह पर खड़ी रहना जहाँ मैंने तुम्हें छोड़ा था, ताकि मैं तुम्हें वहां ढूंढने आ सकूं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हीते वापस नहीं आ जाता, चाहे जो हो जाए। वो कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। नेक्स्ट मॉर्निंग हर रोज की तरह हीते की मॉम काम कर रही होती है। जैसे ही हीते सिंगिंग की आवाज सुनता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा होता है, इसलिए कोई आवाज बाहर नहीं आती। वो अपनी चेयर गिराता है, फिर टेबल पर अपना सिर मारता है, जिससे ऊपर रखी चीजें नीचे गिर जाती हैं। हीते की मॉम डर जाती हैं। जब वो वहां जाने लगती हैं तो उनका बेटा वहां आ जाता है और उन्हें लगता है कि उसने आवाज की, लेकिन उनके बेटे ने भी आवाज नोटिस की होती है और उस आवाज को फॉलो करते हुए वो डोर तक पहुंच जाता है। वो उसे थोड़ा सा खोलता है, जहां से उसे ही ताई वहां लेटा हुआ दिखाई देता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसे डांट कर वहां से भेज देते हैं। सूर्यन का ब्रदर उसके सामने खड़ा होता है। वो फिर से अपने ब्रदर से कहती है, मैं घर वापस नहीं आ सकती। उसका ब्रदर उसे समझाता है, मैं तुमसे घर आने को नहीं कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं एक बार अपने डैड से मिल लो। लेकिन सूर्योन कहती है, अगर मैं उनसे एक बार मिल ली तो मैं घर छोड़कर वापस नहीं आ पाऊंगी। म्योंग ही के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो किसका बेटा है, और सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे डेट किया? म्योंग ही कहती है, हीताई ने कुछ बुरा नहीं किया, उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो उनका बेटा है। वो म्योंग ही का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे साथ अभी विलेज चलो, वरना वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। म्योंग ही कहती है, मेरी लाइफ आपने बर्बाद की है। उसके डैड उसे मारने ही वाले होते हैं कि उसका ब्रदर वहां आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। हीते का ब्रदर म्योंग ही के ब्रदर से बात करना चाहता था। वो उसे कॉल करता है और कहता है, क्या तुम अपने कर्चेस पहुंच गए? वो कहता है, नहीं, मेरी सिस्टर यहाँ है और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक हीताई यहाँ नहीं आ जाता। वो बस उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है कि उसकी मॉम आती हैं और फोन कट कर देती हैं। वो उस डोर के सामने जाता है और अपनी मॉम से कहता है, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, हीते अब तक मर चुका होगा। अगर वो हीते के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फ्यूचर में मेरे साथ भी कर सकते हैं। वो उनका अपना बेटा था ना। वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, अभी घर पर कोई नहीं है, उसे जाने दो। लेकिन उसकी मॉम नो कहती है। वो जिद करता है और कहता है, तो मुझे भी कैंपस छोड़ दो, कम से कम ये घर डरावना तो कम लगेगा। वो हीते को पानी देने आती हैं। हीते कहता है, क्या आप मेरा एक फेवर कर सकती हैं? प्लीज हॉस्पिटल कॉल करके म्योंग ही को बता दीजिए कि मैं सेफ हूँ और उसे भी अपने घर जाना चाहिए। लेकिन उसकी स्टेप मॉम कहती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हीते एक पल के लिए साइलेंट रहता है, फिर पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ और मांग सकता हूँ? अपने बेटे को लीजिए और यहाँ से चले जाइए, वो अभी बच्चा है। शायद वो हीताई की फीलिंग समझ जाती हैं। म्योंग ही अपने काम में बिजी थी। वो बहुत वीक हो गई थी क्योंकि कुछ दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही ठीक से सोई थी। वो सिर्फ हीते को मिस कर रही थी। वो उसके बारे में सोच रही होती है कि तभी पीछे से हीते की आवाज आती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आती है और जब वो उसे टच करती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और जोर जोर से रोते हैं। हीताई के डैड को भी पता चल जाता है कि हीताई घर से भाग गया है। वो गुस्से में अपनी वाइफ के पास जाते हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं, तुम अपने रूम में जाओ। हीते का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा होता है। म्योंग ही के डैड उसके पास आते हैं और उसे एक बैंक बुक देते हैं और कहते हैं, मैंने म्योंग ही के लिए कुछ पैसे सेव किए थे, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तुम दोनों को सेटल होने में हेल्प करेगा। हीते कहता है, आप ये खुद म्योंग ही को दीजिए। वो कहते हैं, अगर मैंने इसे अपने हाथों से म्योंग ही को दिया तो वो इसे फेंक देगी और अल्टीमेटली ये तुम दोनों के लिए ही है ना, तो तुम इसे रख लो। वो उसे वो वॉच भी देते हैं जो हमेशा उनके पास रहती थी और कहते हैं, ये म्योंग ही को दे देना। वो म्योंग ही की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों पुरानी सारी बातें भूल जाओ और अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करो और हमेशा खुश रहो। म्योंग ही और हीते चर्च के प्रीस्ट के पास जाते हैं क्योंकि म्योंग ही उन्हें पहले से जानती थी। वो उन्हें रुकने के लिए एक सेफ जगह भी देते हैं। यहाँ म्योंग ही हीताई को मेडिसिन लगाती है। उसे बहुत चोटें आई थी। हीताई कहता है, तुम्हारे कितने एडमियर्स हैं, काश कोई मुझसे भी तुम्हारी तरह प्यार करता, लेकिन छोड़ो, वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। म्योंग ही उसे चुप कराती है और कहती है, ऐसा फिर कभी मत कहना। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। हीताई कहता है, क्या तुम गुस्सा हो?
वो कहती है, और क्या, मैंने तुम्हारा इतना वेट किया और अब तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें कहना चाहिए, म्योंग ही के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो खोने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे को कसकर हक करते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए अपनी अपनी दुनिया छोड़ दी थी। ही ताई कहता है, मेरी मॉम के जाने के बाद क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का था? कि मैं एक दिन मर जाऊंगा और मुझे देखने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने डैड की फैमिली के साथ रहने गया था। मुझे पता था कि वो मेरी रियल फैमिली नहीं है, लेकिन अकेले रहने से तो बेटर ही था। लेकिन अब मुझे फैमिली की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम हो। म्योंग ही उससे कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगी, चलो शादी कर लेते हैं। म्योंग ही, उसका ब्रदर और उसके डैड घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक जोर की आवाज सुनाई देती है। बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसके डैड उसे छिपा देते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं, जब तक मैं वापस ना आऊं अपनी आंखें बंद रखना। म्योंग ही के डैड खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर एक फ्यूचर सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो कहता है, क्या वो मिला? वो कैलेंडर की तरफ देखता है, आज 5 मई थी। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। अब प्रोटेस्टर्स के ग्रुप के पास भी वेपन्स थे जो इंजर्ड लोगों को ढूंढने में हेल्प कर रहे थे। जहां उन्हें म्योंग ही का ब्रदर मिलता है। वो उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूं, मुझे जीने दो। और यहाँ म्योंग ही इन सब से कंप्लीटली अनअवेयर अपनी वेडिंग प्रिपरेशन में बिजी होती है। वो ही ताई के लिए एक लेटर लिख रही होती है जिसे वो वेडिंग के दौरान सबके सामने पढ़ने वाली थी। तभी पीछे से हीते आता है। म्योंग ही कहती है, इसे देखने की ट्राई भी मत करना। हीते कहता है, अब इसमें छिपाने वाला क्या है? तुम वैसे भी इसे मुझे ही पढ़कर सुनाने वाली हो ना, और वैसे भी यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए और कौन है? वो कहती है, जाओ तुम भी मेरे लिए कुछ लिखो। हीते कहता है, मैंने सब कुछ मेमोराइज कर लिया है। फिर वो काफी सीरियसली कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मेरे साथ ही दफनाया जाए। यहाँ ही ताई के डैड भी बहुत परेशान हैं। उनके ऑफिस की चेकिंग हो रही होती है। वो पूछते हैं, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ऑफिसर कहता है, हमें एक टिप मिली थी कि आपका बेटा प्रोटेस्टर्स के साथ इन्वॉल्व है। वो उन्हें समझाने की ट्राई करते हैं लेकिन ऑफिसर उनकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ म्योंग ही और हीते एक दूसरे को शादी के बंधन में बांध रहे होते हैं। हीते सबसे पहले म्योंग ही से अपना प्रॉमिस कहता है। हीते म्योंग ही का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए हमारा बंधन कभी ना टूटे। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो जो सौरो म्योंग ही के हिस्से में है उसे मेरे हिस्से में भी डाल दो, और यही मेरी प्रेयर है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। म्योंग ही कहती है, तुम्हारी प्रेयर वाकई बहुत अच्छी थी। और अब म्योंग ही की बारी है। जैसे ही वो पढ़ने के लिए अपना लेटर निकालती है, बाहर से फादर की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे डैड। वो बाहर आती है और देखती है उसका छोटा ब्रदर अकेले बैठकर रो रहा है। म्योंग ही बिलीव नहीं कर पाती। वो कहती है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते। जैसे ही वो अपने कांपते हाथों से शीट हटाती है, सच उसके सामने होता है। मेरे डैड मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। म्योंग ही को आज फील हो रहा होगा कि शायद उसने बहुत रूड बिहेव किया था। फिर म्योंग ही वो एनवलप खोलती है जिसमें एक बैंक बुक और एक लेटर होता है। वो लेटर पढ़ती है, इस अकाउंट में मैंने वो सारे पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं जो तुम हमारे लिए भेजती थी, और ये तुम्हारे नाम पर है। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम इन्हें विड्रॉ कर सकती हो। ये लेटर पढ़ते हुए म्योंग ही के आंसू नहीं रुक रहे थे। म्योंग ही अब आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ दूसरी तरफ हीते के डैड म्योंग ही को मारने की प्रिपरेशन कर रहे थे। वो एक लड़के से बात कर रहे होते हैं जिसे हीते का छोटा ब्रदर भी पीछे से सुन रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनकी वाइफ उनके सामने कुछ पेपर्स रखती हैं। वो कहती हैं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो उन पेपर्स को अपने हाथों से फाड़ देते हैं, लेकिन इस बार वो अपना माइंड मेकअप कर चुकी थी। वो कहती हैं, मैं तुम्हें ईमेल करूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही वो अपने बेटे को आवाज लगाती हैं, एक सर्वेंट आता है और कहता है वो घर में नहीं है, और दोनों स्टंट रह जाते हैं। उसके डैड समझ जाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। यहाँ म्योंग ही को भी गुमराह करके बाहर बुलाया जाता है। जैसे ही वो हीते को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, वो आदमी उस पर गन एम करता है। वो बस ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि हीते का छोटा ब्रदर पीछे से आता है और उसकी गन पकड़ लेता है। हीते के मॉम और डैड भी आ जाते हैं और तभी एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे दोनों उस आवाज की तरफ भागते हैं, उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा होता है। ही ताई के डैड बहुत पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं, उसे गोली किसने मारी? कौन था वो? उनकी वाइफ उन्हें अपने बेटे के करीब भी नहीं जाने देती। तभी पीछे से हीते आ जाता है। वो अपने ब्रदर को अपनी आर्म्स में उठाता है और कार की तरफ भागता है। उसके डैड अपने बेटे को टच करने जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी वो उनका हाथ झटक देता है और फिर उन्हें ही ताई की कही वो बात याद आती है, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आपको चूज नहीं करेगा। और आज वही दिन था। सू र्यून और उसका ब्रदर अपनी फैक्ट्री से कुछ सामान निकाल रहे होते हैं। तभी उनके डैड वहां आ जाते हैं। दोनों डर जाते हैं कि शायद उनके डैड उन पर गुस्सा होंगे, लेकिन वो उन्हें फुल्ली सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं, जितना मटेरियल चाहिए ले लो। म्योंग ही का ब्रदर सो गया था। जैसे ही वो उठता है,
म्यंग ही वहां नहीं होती। वो वहीं अपने डैड की बॉडी के पास बैठ जाता है जहां पास बैठे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। हमें फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए वरना उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ मर गए। उसे अपनी मॉम और ग्रैंड माँ की भी याद आती है। वो कहता है मेरी मॉम और ग्रैंड माँ, उन्हें तो पता भी नहीं है कि पापा मर चुके हैं। जैसे ही म्यंग ही और हीते वहां पहुंचते हैं उन्हें म्यंग ही के ब्रदर के मिसिंग होने की न्यूज मिलती है। म्यंग ही की फ्रेंड उन्हें रास्ते तक छोड़ने आती है और उन्हें वही मैप देती है। वो कहती है मुझे लगता है वो इसी रास्ते से गया होगा। वो उन्हें सब कुछ समझाती है। अब आगे का रास्ता उन दोनों को खुद तय करना था। वे थोड़ी दूर पहुंचते हैं जहां से दो रास्ते अलग हो रहे होते हैं। हीते मैप देखता है और कहता है यहाँ से रास्ते अलग हो रहे हैं, तुम उस रास्ते से जाओ और मैं ये वाला लेता हूँ। म्यंग ही उसे रोकती है और कहती है लेकिन उन्होंने हमें समझाया था कि वहाँ सोल्जर्स हो सकते हैं। म्यंग ही कहती है तो मैं उस रास्ते से जाऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था? मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे सामने आने वाली हर डिफिकल्टी का सबसे पहले सामना करूंगा। मैं बस थोड़ी देर में वहां से वापस आ जाऊंगा। वो उसे वही वॉच देता है जो म्यंग ही के डैड ने उसे दी थी और कहता है हम ठीक 5 मिनट बाद यहीं मिलेंगे। म्यंग ही उसे हक करती है और सॉरी कहती है। ही ताई स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली भी है ना। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। यहाँ म्यंग ही का ब्रदर जा रहा होता है अपने घर का रास्ता ढूंढते हुए, तभी म्यंग ही उसे देख लेती है। दूसरी तरफ ही ताई म्यंग ही के ब्रदर को ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो खुद को सरेंडर कर देता है। कुछ सोल्जर्स म्यंग ही और उसके ब्रदर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। वो अपने ब्रदर के शू लेसेस बांधती है और उसे समझाती है तुम विलेज पहुंचो और मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही वहां पहुंचूंगी। लेकिन उसके साथ ये पहले भी हो चुका था। वो अपने पापा को खो चुका था और वो नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर भी उससे अलग हो जाए। वो कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, हम साथ चलेंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। म्यंग ही उसे समझाती है मैं एक नर्स हूँ, वो मुझ पर अटैक नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी। मैं 3 तक काउंट करूंगी और तुम्हें भागना है, रुकना मत किसी भी कंडीशन में। म्यंग ही हमेशा की तरह फिर से उससे प्रॉमिस करती है कि वो उससे विलेज में मिलेगी। वो वॉच उसके हाथ में रखती है और उसे हक करती है और फिर खुद को सरेंडर कर देती है। उसका ब्रदर भागता है जितनी तेज वो भाग सकता है। हीते का फ्रेंड उसे पहचान लेता है। वो कहता है मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा। उसे उस सोल्जर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो खुद आगे आता है। म्यंग ही देखती है कि वो ट्रिगर दबाने वाला है, इसलिए वो सामने आ जाती है। उसका ब्रदर वहीं रुक जाता है। हीते का फ्रेंड कहता है भागो, यहाँ से भाग जाओ। डर के मारे वो अपनी वॉच वहीं गिरा देता है और भाग जाता है। हीते का फ्रेंड उसे उठा लेता है। यहाँ हीते की भी बुरी हालत होती है। सोल्जर्स कहते हैं इसे मार दो। दोनों उस पर अपनी गन्स एम करते हैं। वे ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कि हीते का सोल्जर फ्रेंड उसे बचा लेता है। वो सोल्जर म्यंग ही के पास जाता है। उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। वो उससे पूछती है क्या मेरा ब्रदर जिंदा है? वो वॉच और लेटर म्यंग ही के हाथ में रख देता है। कुछ टाइम बाद ही ताई म्यंग ही को मिसिंग समझकर उसके पैम्पलेट्स बांट रहा होता है। फिर कई साल बीत जाते हैं। हम फिर से ही ताई को एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं। पुलिस उसे वो सारी चीजें देती है जो एक्सकवेशन से मिली थी। हिताई घर आता है और उन चीजों को देखता है। उनमें वो लेटर भी होता है जो म्योंग ही ने वेडिंग में पढ़ने के लिए लिखा था, जिसमें म्योंग ही ने लिखा था मैं म्योंग ही हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल रिफ्यूज करती हूँ कि मुझे ही ताई के साथ जिंदा दफनाया जाए। इसे पढ़कर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो आगे लिखती है अगर कभी कोई मिसफॉर्चून होता है और हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो प्लीज उस सौरों को कम करने में हमारी हेल्प करना। लेटर पढ़ने के बाद हीते एक पेपर पर लिखता है हर बार की तरह इस बार भी मैं आया हूँ। मुझे खोए हुए 41 साल हो गए हैं। मैंने कई बार अपने आंसुओं के समंदर में डूबने की ट्राई की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा किनारे पर आ गया। मैंने कई साल इस रिग्रेट में बिता दिए कि अगर मैं कभी ग्वांगजू ना गया होता, न वहां तुमसे मिला होता, या अगर मैंने उन जंगलों में तुम्हारा हाथ ना छोड़ा होता तो तुम आज भी जिंदा होती। फिर वो उसके ग्रेव पर जाता है और वो लेटर वहां रख देता है और म्योंग ही से कहता है मेरी बाकी की लाइफ तुम्हारी प्रेयर का आंसर है। और यहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए।